हेलो स्टूडेंट्स। हम जो अपना चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वो डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने इसका बेसिक और इसके साथ में ही जो हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज की जो अपनी क्लास होगी उसमें हमें मेंडल एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करना है कि मेंडल ने किस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया, कैसे कौन कौन से क्रॉसिंग करवाई और इसके कौन कौन से लॉ थे वो हमें डिस्कस करने हैं। तो मेंडल जो था, जॉर्ज मेंडल, उसका जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। ये कोई एक साइंटिस्ट नहीं था, ना कोई बायोलॉजिस्ट था। ये एक मोंक था जो कि चर्च में काम करते हैं, मोंक था ये एक। और इन्होंने क्या किया था, पी प्लांट पे काम किया था इन्होंने। अपने जो गार्डन होता है जहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह इसने कुछ लगाई और फिर उसके बाद जो पी प्लांट था स्पेशली उसी के ऊपर अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो कंटिन्यू किया था। 1856 से 1857 के बीच में ये इन्होंने अलग अलग ट्रेड्स पे काम किया। जो पी है उसके अलग अलग करेक्टर्स पे काम किया, मेनली 7 करेक्टर स्टडी किए थे। तो उन अलग अलग करेक्टर्स पे काम किया इन्होंने। एक मैथमेटिशियन थे ये। और जिस टाइम पे इन्होंने अपना काम किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद इन्होंने काफ़ी टाइम तक स्ट्रगल करते रहे। लेकिन किसी ने भी इनका जो वर्क था उसको पब्लिश करने के लिए किसी भी जर्नल ने या कोई भी जो अलग-अलग पेपर्स पब्लिश करवाते हैं, तो वहाँ पे किसी ने भी इनके काम को पब्लिश करने के लिए हाँ नहीं की। काफ़ी टाइम तक इनका स्ट्रगल चलता रहा और इनकी डेथ हो गई। आफ्टर डेथ, मतलब इनकी डेथ हो चुकी थी, उसके 16 ईयर बाद इनके काम को रीडिस्कवर किया गया। किसी ने दोबारा से और बाकी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इनका जो काम था, जो पी प्लांट पे इन्होंने काम किया था, जो अलग-अलग लॉ दिए हैं, 3 लॉ दिए हैं, उनके ऊपर काम किया। और उसके बाद इनका जो वर्क था वो पब्लिश हुआ। इनकी डेथ के 16 साल बाद इन्होंने इनके जो काम था उसके ऊपर किसी और ने, इनके एक्सपेरिमेंट पे किसी और ने काम किया और उसके बाद फिर उस वर्क को पब्लिश किया गया और उसी के बाद इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का जो दर्जा था वो दिया गया। और इनके काम के ऊपर किसी और को प्राइज मिला। इनका जो वर्क था, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो 34 इयर्स तक हिडन रहा। किसी को नहीं पता था क्या काम किया है, क्या उसके मतलब बेनिफिट्स हैं, क्या कैसे-कैसे इन्होंने पूरा काम किया है, कुछ भी नहीं पता था। ये उसके बाद किसी और साइंटिस्ट ने इनके काम को देखा, पढ़ा, उसके ऊपर दोबारा से डिस्कवरी की, अलग-अलग जो रिसर्च थी वो की और उसके बाद इनके काम को पब्लिश किया गया। एक हिस्ट्री में एक अकेले ये साइंटिस्ट हैं जिनको जीते जी नोबेल प्राइज नहीं मिला। आफ्टर डेथ इनके काम पे इनको नोबेल प्राइज मिला गया था और फादर ऑफ जेनेटिक्स की जो उपाधि थी वो इनको दी गई। फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉर्ज मेंडल को ही बोला जाता है। इन्होंने अपने काम के लिए पी प्लांट को चुना। पी प्लांट को क्यों चुना ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन था जिसकी वजह से इन्होंने पी प्लांट पे ही काम किया, उसी पे कंटिन्यूअसली अपना जो वर्क है उसको पब्लिश किया। तो एक बार इसकी जो इस इसके बारे में क्या-क्या चीज़ें बताई गई है वो देख लेते हैं। मेंडल वाज़ बोर्न ऑन 22 जुलाई 1822 इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में। मेंडल वाज़ एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। वियना में एक यूनिवर्सिटी थी, वहाँ से इन्होंने एजुकेशन की थी। ये नॉर्मली एक मैथ में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैथ पे ही इनका ज़्यादा फोकस रहता था। इन 1856-57 1856 से 1857 के बीच ही स्टार्टेड हिज हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट हेरिडिटी ऑन पी। पी प्लांट को जो साइंटिफिक नेम है वो है पीसियम स्टाइवम। तो पीसियम स्टाइवम जो पी प्लांट है उसके ऊपर इन्होंने अपना जो वर्क था वो स्टार्ट किया। आफ्टर 16 ईयर ऑफ द मेंडल्स डेथ इन 19 मेंडल पोस्टुलेट्स वर रीडिस्कवर्ड। 16 साल बाद, उनकी डेथ के 16 साल बाद 1900 में इनके जो एक्सपेरिमेंट था उसको दोबारा से रीडिस्कवर किया गया। उनके जो पोस्टुलेट्स थे उनको दोबारा से सर्च किया गया, उन पे दोबारा से काम करके देखा गया। मेंडल एक्सपेरिमेंट रिमेन हिडन फॉर 34 ईयर। 34 ईयर्स तक इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो हिडन रहा। किसी को नहीं पता था इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में कि इन्होंने किस चीज़ पे काम किया है, क्योंकि किसी ने पब्लिश ही नहीं किया इनके काम को। मेंडल वर्क ऑन द रूल ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने इनहेरिटेंस के जो रूल है उनके ऊपर काम किया था कि भाई पेरेंट्स से
और नेक्स्ट जनरेशन में जो करैक्टर्स है वो कैसे पास होते हैं। इनहेरिटेंस हम पीछे पढ़ चुके हैं, इनहेरिटेंस होता क्या है वो चीज़ हम पीछे अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो इनहेरिटेंस में क्या है कि एक एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में करैक्टर्स है वो कैसे पास होंगे, वो किस में काउंट होता है, इनहेरिटेंस में। तो जो मेंडल है उसका जो एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने अलग-अलग रूल्स दिए हैं इनहेरिटेंस के कि कैसे-कैसे एक करैक्टर है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है। ही ऑप्टेड गार्डन पी फॉर द एक्सपेरिमेंट। उन्होंने गार्डन पी होता है पी प्लांट उसका चूज़ किया, वो चूज़ किया किस लिए, पी प्लांट मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो मेंडल है, उन्होंने काम किया, लेकिन इसका जो नोबेल प्राइज़ है वो बाकी इनकी डेथ के बाद जब इनके वर्क को रीडिस्कवर किया था उन साइंटिस्ट को इनका जो नोबेल प्राइज़ है वो मिला था, और उसी के बाद इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स की जो उपाधि है वो भी दी गई थी। तो यहाँ से आपसे मतलब इस स्लाइड से मेनली यही पूछा जा सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, और इसके अलावा व्हिच प्लांट अडॉप्टेड बाय द मेंडल फॉर देयर एक्सपेरिमेंट, और कौन से रूल्स दिए गए, व्हिच रूल्स गिवन बाय द मेंडल। तो रूल ऑफ इनहेरिटेंस, पी प्लांट ऑप्टेड बाय द फॉर द एक्सपेरिमेंट, एंड पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो है पीसियम स्टाइवम। ये भी कई बार एनटीएससी में पूछ लिया जाता है कि पी प्लांट का साइंटिफिक नेम कौन सा है, मेंडल ने जिस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था उस प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, वो भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया मेंडल का इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद देखते हैं कि पी प्लांट क्यों चूज किया मेंडल ने। तो पी प्लांट चूज करने के बहुत सारे रीजन थे। एक तो पी प्लांट था, उसमें उसको बहुत सारे ट्रेट्स मिल रही थी। एक करैक्टर के बहुत सारी ट्रेट्स, जैसे कि उसका जो फ्लावर कलर है वो वॉयलेट कलर है या व्हाइट कलर है। जो उसकी पोड है, जो फली होती है मटर की, पी प्लांट की जो पोड होती है वो या येलो कलर की या ग्रीन कलर की, उसके सीड है वो येलो कलर के या ग्रीन कलर के, राउंड है या फिर रिंकल्ड है। तो एक ही करैक्टर की अलग-अलग ट्रेट मिल रही थी, बहुत सारी ट्रेट मिल रही थी अलग-अलग करैक्टर्स की उसको, तो इसलिए उस पे काम करना उसको सही लगा। इसके अलावा उसका जो लाइफ टाइम है वो शॉर्ट लाइफ टाइम था। जो पी प्लांट है वो 3 टू 4 मंथ में रेडी हो जाता है। उसके जो पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है, और सीड फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाती है। अब तो जो इसका लाइफ स्पैन था वो कम था, इसलिए ये प्लांट, अब मान लो वो मैंगो के प्लांट पे करने बैठता या कोई और प्लांट लेता जो कि खुद 50-60 साल तक मतलब उसका लाइफ स्पैन चलता है, तो उस पे कहाँ पे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है, कहाँ पे उसके अलग-अलग कैरेक्टर्स हैं उनको स्टडी कर पाता। तो इसलिए उसने पी प्लांट को चूज़ किया क्योंकि उसका लाइफ स्पैन है वो भी शॉर्ट है। दूसरा, वो जो पी प्लांट है उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी। एक ही खेत में क्रॉस फर्टिलाइजेशन तो हो जाएगा, और इसके अलावा सेल्फ फर्टिलाइजेशन उसी के पास आंसर है, उसी के पास ओवरी है, वहीं पे स्टिग्मा मतलब किस टाइप का फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर था। आराम से वहीं की वहीं फर्टिलाइजेशन हो रहा था। लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस, एक ही टाइम में एक पॉड में कम से कम 6 से 7 तो सीड होते हैं, तो एक ही टाइम पे उसको बहुत सारे सीड मिल रहे थे। तो ये बहुत सारे अलग-अलग कैरेक्टर्स हैं जो जिनकी वजह से मेंडल ने किसको, पी प्लांट को अडॉप्ट किया। उसको सेवरल कैरेक्टर्स, अलग-अलग कैरेक्टर्स मिल रहे थे एक सिंगल प्लांट से, लाइफ टाइम शॉर्ट था, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों प्रोसेस वहाँ पे हो सकती थी, और इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ सीड उसको मिल रहे थे। उसने ये जो कैरेक्टर स्टडी की, हमने बोला कि बहुत सारे अलग-अलग उसको कैरेक्टर्स मिले, तो वो जो कैरेक्टर्स उसने स्टडी किए वो वन बाय वन की, ये नहीं कि एक बार में ही सारे कैरेक्टर्स को स्टडी करने बैठ गए कि इसका कलर कैसा है, फ्लावर का कलर कैसा है, सीड का कलर कैसा है, पोड का कलर कैसा है, या फिर उसकी हाइट कैसी है, ये नहीं हुआ। उसने सीरीज बाय सीरीज अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया। पहले एक कैरेक्टर को स्टडी किया, फिर उसके बाद दूसरे कैरेक्टर को स्टडी किया। तो धीरे-धीरे उसने अपनी स्टडी को आगे किया, कंप्लीट किया था। मेंडल कंडक्ट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन व्हिच ही क्रॉस द पोलिनेटेड प्लांट टू स्टडी वन कैरेक्टर एट अ टाइम। मेंडल ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, अलग-अलग एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे, और एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर को उसने स्टडी किया पोलिनेशन प्रोसेस में। तो ये हो गया कि व्हाई मेंडल ऑप्टेड पी प्लांट, कि उसने पी प्लांट ही क्यों चूज किया। फिर उसके बाद है कि वो कौन-कौन से करैक्टर थे जो मेंडल ने चूज़ किए। तो सबसे पहले फ्लावर कलर, जो फ्लावर कलर है
वो देखा था कि फ्लावर है, उसका कलर पर्पल कलर का होगा या व्हाइट कलर का होगा। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल पोजीशन पे या टर्मिनल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन मतलब ऊपर आ रहा हो, टर्मिनल पोजीशन सॉरी एक्सियल पोजीशन जो साइड बाय साइड आ रहा हो, टर्मिनल पोजीशन जो उसके टॉप पे फ्लावर आ रहा है। सीड कलर उसका येलो है या ग्रीन है। सीड की शेप राउंड है या रिंकल्ड है, मतलब बिल्कुल गोल है या थोड़ा सिकुड़ा हुआ है। पोड शेप इन्फ्लेटेड है या कंस्ट्रक्टेड। इन्फ्लेटेड ये वाली हो जाएगी और कंस्ट्रक्टेड इस टाइप की हो जाएगी। पोड का कलर ग्रीन कलर का है या येलो कलर का है। और स्टेम की हाइट मतलब टाल है, मतलब लंबा है या छोटा है। तो ये 7 कैरेक्टर्स उसने अडॉप्ट किए थे और हमें यहाँ से 4 से 5 कैरेक्टर पढ़ने हैं मेनली। सीड कलर, सीड शेप, टाल और शॉर्ट और मेनली पोड कलर। मेनली हमें यहाँ पे यही आपको स्टडी करने हैं। आगे ये जो बाकी के बच गए ये आगे 12th क्लास में इनकी डिटेल आती है। हमें यहाँ पे सिर्फ 4 करैक्टर हैं, उनके बारे में स्टडी करना है। ये करैक्टर थे देखो। सीड शेप की बात करें तो सीड शेप में डोमिनेंट है वो राउंड रहेगा। जो ज्यादातर जो मटर के सीड होते हैं वो राउंड ही होते हैं, रिंकल तो कोई बाय चांस मिलता है हमें। तो सीड शेप में जो डोमिनेंट रहेगा वो राउंड रहेगा। डोमिनेंट और रिसेसिव मैं लास्ट क्लास में आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। डोमिनेंट वो होगा जो खुद को एक्सप्रेस कर दे, रिसेसिव वो होगा जो खुद को एक्सप्रेस ना कर पाए। तो जो डोमिनेंट रहेगा सीड शेप में वो राउंड रहेगा, रिंकल्ड है वो रिसेसिव फॉर्म में रहेगा। सीड कलर है वो येलो कलर डोमिनेंट रहेगा, ग्रीन कलर रिसेसिव फॉर्म में रहेगा। आफ्टर जब वो मैच्योर हो जाता है तब की बात करें, जब सीड उसका पक के तैयार हो जाता है। ये नहीं कच्चे कच्चे मटर जिनको हम खाते हैं उसमें तो ग्रीन कलर ही मिलता है ज्यादातर। लेकिन जब सीड पक कर तैयार हो चुका उस टाइम की बात करें, जब उसकी हार्वेस्टिंग होती है उस टाइम की बात कर रहे हैं। फ्लावर कलर की बात करें तो पर्पल कलर का फ्लावर है या व्हाइट कलर का। तो पर्पल कलर है वो डोमिनेंट रहता है, व्हाइट किसी किसी में मिलेगा। पोड शेप है वो इन्फ्लेटेड ज्यादा मिलती है और कंस्ट्रिक्टेड कम मिलती है। पोड कलर का येलो या ग्रीन। जब ये भी उसी टाइम की बात है जब हम हार्वेस्ट करेंगे उसको। ये नहीं कि हम तो मैडम ग्रीन मटर है वो, हम तो ग्रीन कलर की पोड आती है उसकी। ये हम जब कच्चे तोड़ते हैं उस टाइम पे ग्रीन रहती है। जब उसको हार्वेस्ट करते हैं, जब वो कंप्लीट मैच्योर हो चुका है तो उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पे ज्यादातर पोर्ट्स का कलर येलो कलर का रहेगा और ग्रीन कलर है वो रिसेसिव फॉर्म में माना जाएगा। फ्लावर पोजीशन की बात करें तो डोमिनेंट रहेगी एक्सियल कि साइड बाय साइड में जो फ्लावर आ रहे हैं, और टर्मिनल रहेगा सिर्फ ऊपर फ्लावर आ रहे हैं वो रहेगा रिसेसिव फॉर्म में। स्टेम हाइट टाल रहेगी डोमिनेंट और ड्वार्फ रहेगी रिसेसिव फॉर्म में। टाल मतलब लंबा प्लांट है वो डोमिनेंट रहेगा, ड्वार्फ जो छोटा प्लांट है वो किस फॉर्म में रहेगा, रेसेसिव फॉर्म में। तो ये हो गए कि सारे के सारे करैक्टर कौन सा उसने रेसेसिव फॉर्म में लिया और कौन सा डोमिनेंट फॉर्म में लिया, वो सारे के सारे करैक्टर्स हो गए। अब हमें पढ़ना है मेंडल के जो क्रॉसिंग प्रोसेस थी। तो उसने एक बार में तो क्या किया कि सिर्फ एक करैक्टर को क्रॉस करवा के और उसी की ट्रेट्स देखी। एक बार किया कि अलग अलग 2 या 3 करैक्टर्स को क्रॉसिंग करवाई और उसका तो 2 क्रॉसिंग हमें यहाँ पढ़नी है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो पहले पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया उसने, एक सिंगल करैक्टर लिया, सिंगल मान लो हाइट वाला ही ले लिया, टाल प्लांट, और उसकी 2 ट्रेट हो गई टाल और ड्वार्फ। तो उसकी हाइट की 2 ट्रेट है, करैक्टर एक है हाइट, और जो ट्रेट है वो 2 है, टाल और ड्वार्फ, बड़ा और छोटा, मतलब लंबा और छोटा जो है वो। A breeding experiment dealing with a angle character is called the monohybrid। एक सिंगल कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं क्रॉसिंग करवा के, तो उसको हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल फर्स्ट selected pure line plants, that is the plant that produce similar trait generation after generation। उसने प्योर लाइन लिया कि वो एक जनरेशन के बाद सेम जो जनरेशन है उसी के जैसे पौधा हो रहा है। मतलब एक पी प्लांट था, उसकी क्रॉसिंग करवाई, पेरेंट्स के बीच में जो क्रॉसिंग करवाई, सेम पेरेंट्स जैसे ही नेक्स्ट उसकी जनरेशन आ रही है, फिर उसी के जैसे उसकी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है। मतलब प्योर लाइन ब्रीडिंग करवाई उसने, कोई भी चेंजमेंट नहीं था, कोई भी वेरिएशन नहीं था। तो उनके बीच में उसने क्रॉसिंग करवाई थी, कहाँ पे, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसमें। ये देखिए यहाँ पे जो पेरेंटल जनरेशन थी वो ली। पेरेंटल जनरेशन में एक टाल प्लांट ले लिया और एक ले लिया ड्वार्फ प्लांट। टाल प्लांट से जैसे कि हम बात करते हैं अपने ह्यूमन बीइंग की, कि भाई ह्यूमन बीइंग में हैप्लॉइड जो
गैमेट्स है वो पास होते हैं, उनके बीच में फ्यूजन होता है और उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होती है। तो ये जो प्रोसेस है ये हर एक जगह, हर एक ऑर्गेनिज्म में चलती है। ये नहीं कि ह्यूमन में सिर्फ हैप्लोइड फॉर्म में गैमेट्स जाएंगे, हर जगह वही प्रोसेस चलती है। तो यहाँ भी वही प्रोसेस अप्लाई होगी। यहाँ भी जो हैप्लोइड गैमेट है वही पास होंगे। तो यहाँ से हैप्लोइड गैमेट एक आ गया, यहाँ से एक टी आ जाएगा और यहाँ से भी एक टी आ गया। इन दोनों के बीच क्रॉसिंग करवाएंगे तो जो F1 जनरेशन आएगी वो आएगी हमारे पास ये, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। प्लांट कैसा होगा हमारा? टाल होगा। प्लांट टाल होगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये टी है, कैपिटल टी है, ये डोमिनेंसी शो करेगा इसके ऊपर। तो जीन किसके रिप्रेजेंट होंगे? टाल प्लांट वाले जीन है वो रिप्रेजेंट होंगे। तो पेरेंट्स के बीच में क्रॉसिंग करवाई, उसके बाद ये आ गई हमारे पास F1 जनरेशन। पेरेंट्स के बीच क्रॉसिंग करवाई तो कौन सी जनरेशन आ गई? F1 जनरेशन आ गई। एक सिंगल करेक्टर लिया मेंडल ने, उसकी जो पेरेंट्स हैं उनके बीच क्रॉसिंग करवाई और उसकी जो F1 जनरेशन आती है वो हमें देखना है। तो F1 जनरेशन में एक है हमारे पास टाल का करेक्टर, एक है ड्वार्फ का। तो टाल प्लांट है वो डोमिनेंट है, वो खुद को एक्सप्रेस करेगा। तो प्लांट कैसा दिखने में भी वो कैसा रहेगा? दिखने में भी वो टाल रहेगा और उसके जो जीन्स है वो भी टाल वाले ही रिप्रेजेंट होंगे। जीनोटाइप भी टाल प्लांट को रिप्रेजेंट करेगा और फिनोटाइप भी टाल प्लांट को ही रिप्रेजेंट करेगा। फिर उसने क्या किया, जो उसके F1 जनरेशन आई जो F1 जनरेशन आई उसी में क्या कर दिया उसने, फिर से जो ये F1 जनरेशन आई इसी के बीच में क्रॉसिंग करवा दी। जो F1 जनरेशन आई उसी में उसने क्रॉसिंग करवाई। एक होता है पुनेट स्क्वेयर, ये एक पुनेट नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये स्क्वेयर दिया था। और जब भी हम कोई क्रॉसिंग करवाते हैं तो इसमें हम इजीली उसको कर सकते हैं। इस टाइप से हमने एक स्क्वेयर बनाया। हमने गैमेट्स लेने हैं तो एक साइड में हम कौन से ले लेंगे, यहाँ पे ले लिया हमने टाल वाले, एक करेक्टर हमने यहाँ पे ले लिया, एक हमने यहाँ पे ले लिया। इनके बीच क्रॉसिंग करवाएंगे। पहले इस टी की क्रॉसिंग इसके साथ होगी तो कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है। फिर इस टी की क्रॉसिंग इसके साथ होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। देन इसकी इसके साथ होगी पहले, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिर इसकी क्रॉसिंग किसके साथ होगी? इसके साथ होगी, कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये हो गई क्रॉसिंग। ये आ गई अपनी एफ, जब हमने F1 जनरेशन की क्रॉसिंग करवाई तो ये आ गई अपने पास F2 जनरेशन। ठीक है, यहाँ भी यही क्रॉसिंग करके दिखा रखी है, ये पिनट स्क्वायर बना रखा है और इसमें ये यही सेम क्रॉसिंग करवा रखी है। तो देखो फिनोटिपिकली देखेंगे तो एक टाल प्लांट अपने पास, दूसरा टाल प्लांट और तीसरा टाल प्लांट। फिनोटिपिक देखेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि भाई एक पौधा है उसमें क्या है, कंप्लीट टाल प्लांट है, दूसरा भी टाल प्लांट के जीन रिप्रेजेंट करेंगे तो वो भी टाल आएगा और तीसरा, मतलब तीन की हाइट है वो ज्यादा मिलेगी। और एक आ रहा है स्मॉल टी वाला, एक पेयर आ रहा है वो स्मॉल टी वाला आ रहा है, तो एक की हाइट ड्वार्फ मिलेगी। तीन की हाइट है वो क्या है, मतलब वो ज्यादा लंबे हैं और एक की हाइट है वो कम है, मतलब ड्वार्फ प्लांट है। तो फिनोटिपिक मतलब हमें बाहर से देखने में वो कैसा दिखेगा कि तीन टाल दिखेंगे। ये देखो दिखा भी रखे हैं, ये तीन टाल दिखेंगे और एक ही है, ये क्या हो गया हमारे पास, एक हो जाएगा अपने पास ये ड्वार्फ प्लांट। ये एक हो गया अपने पास इधर ड्वार्फ प्लांट। ये तो हो गया हमें दिखने में। अब जब हम इसकी जीन स्टडी करेंगे तो जीन स्टडी में क्या हुआ, एक तो प्योर टाल है, देखो एक मिनट, एक तो अपने पास क्या है प्योरटाल है, मतलब दोनों कैपिटल टी है, पेयर है जो प्रेजेंट है गैमेट्स का वो दोनों में क्या है कैपिटल है। तो एक तो हो गया अपने पास कंप्लीट टाल प्लांट। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा है उसमें एक तो टाल है और एक ड्वार्फ है। तो कुछ करेक्टर तो रिसेसिव के भी है, लेकिन बस बात ये है कि वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, टाल उसको सुप्रेस कर रहे हैं। तो और दो जो पेयर है वो हमारे पास हो गए टाल और ड्वार्फ की मिक्सिंग। एक प्योर हो गया हमारे पास टाल का और एक प्योर हो गया ड्वार्फ का। तो इसका जो जीनोटिपिक रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगा, 1:2:1, मतलब एक प्योर है टाल प्लांट, दो इम्प्योर मतलब दो हाइब्रिड है लेकिन शो किसको करे, टाल प्लांट को, और एक प्योर हमारे पास क्या आ गया, टाल प्लांट आ गया। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेनली क्या क्या समझना है हमें
कि एक सिंगल कैरेक्टर को प्योर ब्रीड लाइन से क्रॉसिंग करवाना है, पेरेंट्स की क्रॉसिंग आएगी, F1 जनरेशन आएगी, उसको हम क्रॉस करवाएंगे और F1 जनरेशन के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उनको हम स्टडी करेंगे। सिंगल कैरेक्टर की 2 ट्रेट्स लेके उनको हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में स्टडी करना है, उनकी F1 और F2 जनरेशन हमें यहाँ पे देखनी है। तो ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद फिर हमें देखना है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या करना है कि 2 कैरेक्टर लेने हैं, यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स के अलग अलग ट्रेट है वो लेंगे और उनके बीच में क्रॉसिंग करवाएंगे। What happens when P plant showing two different? क्या होगा जब दो पी प्लांट when P plant showing two different characteristic, दो अलग अलग characteristic शो कर रहे हैं rather than just one are breed with each other, उसके बाद भी क्या आपस में ब्रीडिंग होगी। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमें यही चीज प्रूव करनी है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट भी दिख रहे हैं ना तो भी उनके बीच में ब्रीडिंग प्रोसेस होगी, क्योंकि अलग अलग करेक्टर्स के बीच में भी फ्यूजन होगा। वही चीज हमें यहाँ पे शो करनी है डाई हाइब्रिड क्रॉस में। A cross involving two pair of contrasting character, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो क्या इन्वॉल्व करेगा, 2 पेयर, एक रेसेसिव जीन लेगा, एक उसका डोमिनेंट जीन भी लेगा और दूसरे कैरेक्टर्स के साथ में उसका फ्यूजन करवाएंगे। ए क्रॉस इन विच 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर स्टडी एट अ टाइम, एक टाइम में 2 कैरेक्टर्स को हम स्टडी कर रहे हैं, 2 कैरेक्टर्स की ट्रेट है उनको स्टडी कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड में सिंगल कैरेक्टर की ट्रेट को हम स्टडी कर रहे थे, डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर्स हैं उनकी जो ट्रेट होगी उसको हम स्टडी करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया, प्लांट जो उसके सीड थे वो ले लिए, सीड का कलर है वो ले लिया और इसके साथ ही हमने ले लिया कि वो राउंड है या रिंकल्ड है। तो जो कैपिटल वाई है, जो कैपिटल वाई है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा कि सीड का कलर कैसा है हमारा, येलो, सीड कलर है वो है हमारा येलो। और जो कैपिटल आर है ये रिप्रेजेंट करेगा कि सीड है वो हमारा कैसा है, राउंड, बिल्कुल राउंड है। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल आर को। तो दो करेक्टर हो गए ना, एक तो सीड का कलर, दूसरा सीड की शेप, 2 करेक्टर हो गए। दूसरी साइड इसका जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, स्मॉल वाई। स्मॉल वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा कि सीड का कलर है वो कैसा है, ग्रीन। और स्मॉल आर वो किसको रिप्रेजेंट करेगा कि सीड है वो कैसा है, रिंकल्ड है। यहाँ पे देखो दिखा भी रखा है कि सीड कलर है वो येलो है और राउंड है, सीड है वो ग्रीन है और रिंकल्ड है। इनकी F1 जनरेशन क्या आएगी, क्रॉसिंग करवाएंगे, एक करेक्टर इधर से आएगा एक इधर से आएगा, एक गैमेट इधर से आएगा एक गैमेट इधर से आएगा, क्रॉसिंग करवाई, अपने पास क्या आ गया, ये वाली जो F1 जनरेशन है वो आ जाएगी। फिर इन सब के बीच में क्रॉसिंग करवानी है, ये हर एक एक करेक्टर हमने लेने हैं और उनके बीच में क्रॉसिंग करवानी है। और क्रॉसिंग करवा के अपना जो रेशियो आता है वो आता है 9:3:3:1, क्योंकि y और y के बीच क्रॉसिंग करवाएंगे तो दोनों कैपिटल Y आई, आर कैपिटल आर और कैपिटल आर के बीच क्रॉसिंग करवाएंगे दोनों कैपिटल आर आए। ये इसी टाइप से हमें पुनेट स्क्वायर बना के इनकी क्रॉसिंग करवानी है। ये जो क्रॉसिंग वाला डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग है ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इसका जो रेशियो है वो क्या आएगा, रेशियो आएगा 9:3:3:1, ये इसका रेशियो यहाँ पे आता है। और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है इतना याद रखना है। ये अगर क्रॉसिंग आपको समझ में ना भी आए, F2 जनरेशन की क्रॉसिंग क्या हुई वो अगर आपको समझ ना भी आती तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप 12th क्लास में जाओगे तो वहां पे ये पूरी की पूरी डिटेल आती है कि कैसे कैसे जो अलग अलग 16 जो पेयर थे उनके अंदर क्रॉसिंग कैसे हुई, 2 कैरेक्टर्स लिए उनके बीच में क्रॉसिंग कैसे हुई। डायरेक्ट सिंपल पुनेट स्क्वायर बनाना है और उसके बाद हमें उसकी F1 जनरेशन निकालनी है, F1 जनरेशन के बीच में फिर हमने क्रॉसिंग करवानी है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में इतना याद रखो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या आएगा और उस होता क्या है उसके अंदर। मोनो हाइब्रिड की क्रॉसिंग भी आनी चाहिए कि भाई टाल प्लांट के बीच में हमने क्रॉसिंग करवाई, F1 में सारे टाल प्लांट आए उनके बीच क्रॉसिंग करवाई, तो हमारे पास एक प्लांट है वो कैसा आ गया, एक ड्वार्फ आ गया, बाकी 3 है वो
टाल प्लांट आ गए थे। तो मोनो हाइब्रिड की पूरी डिटेल याद रखनी है, लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस में उसकी डेफिनेशन, उसका रेशियो आपको याद रखना है। बस इतने में ही आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इसकी पूरी डिटेल है वो 12th क्लास में आती है। ये हो गया अपना मेंडल का बेसिक, कि मेंडल ने किस पे काम किया, कौन कौन से करैक्टर स्टडी किए, कौन कौन से क्रॉस करवाए। जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमें मेंडल के जो लॉ है उनके बारे में स्टडी करना है, कि तीन कौन कौन से लॉ दिए थे मेंडल ने। मेंडल ने मेनली तीन लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये हम तीनों के तीनों जो लॉ है ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर लो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।